हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निर्भय शर्मा। हम बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पीवाईक्यूज की। जनरली हम इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट के 5 साल के क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे और जो पहले क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहले से। जो टॉपिक आपका सबसे पहला जो इसमें बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों हम आई से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास 2 तरीके से यूज होता है। पहली चीज हमारे पास क्या है, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या, इफ करंट इज स्टेडी, मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। यदि कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी यूज कर सकते हो। क्यू की यूनिट हमारे पास कूलाम होती है, टी की सेकंड होती है और इसकी हमारे पास एम्पेयर होती है। तो करंट की जो ऐसा यूनिट है वो हमारी एम्पेयर है। कुछ जगह पर आपको ये 1 माइक्रो एम्पेयर या 1 मिली एम्पेयर करके मिल जाता है। तो इसे 10 टू द पावर -6 एम्पेयर लिख सकते हो और ये 10 टू द पावर -3 एम्पेयर लिख सकते हो। ठीक है भाई। लेकिन केस 2, लेकिन कभी आपसे बोले कि करंट निकालो इन दिस ड्यूरेशन, तो यदि उसकी बात करेगा तो आई हमारे पास लिख सकते हैं हम डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी करके। ठीक है? और यदि वो इंस्टेंटेनियस निकालने को बोल दे तो हमारे आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और बच्चों इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बाय डी टी। तो मतलब इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे। जैसे इसी को मैं लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, इसको इंटीग्रेशन के बाद मैं लिख सकता हूं डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास सीबीएसई में आए हुए हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन बच्चे कह रहा है 2023 सीबीएसई का क्वेश्चन हमारे पास है। ये कह रहा है स्टेडी करंट ऑफ 5 मिली एम्पेयर। बच्चों हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें आई दे दिया है इसने 8 मिली एम्पेयर, मतलब 8 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पेयर दे दिया है इसने आई को। ठीक है? दूसरी चीज इसने बोल रखा है कि 10 सेकंड में बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। टाइम हमें दे दिया 10 सेकंड, ये हमें दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है बच्चों, चलिए निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का एन हमको निकालने हैं इसके अंदर। कैसे यूज करें, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है और Q की जगह हम लिख सकते हैं NE अपॉन टी। आपको याद होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर। आपने हमारे चैनल पर इससे पहले अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है, दैट मींस आप नए हो, तो आप हमारा चैप्टर नंबर 1 की भी देख सकते हो जिसमें हमने पीवाईक्यूज देखे हुए हैं। और दूसरी चीज, यदि आप जेई एस्पिरेंट हो तो हमारा एक चैनल है जीरो डाउट जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कराते हैं उसके अंदर और नीट के क्वेश्चंस डालते हैं। तो उसमें भी हमने टॉप 100 क्वेश्चंस करके डाले हुए हैं, इस चैप्टर के भी और बाकी के भी, तो आप जाके वहां पर देख सकते हो। तो यहाँ पर यदि हम n की बात करें तो n बच्चों कितना आ जाएगा, I इंटू टी अपॉन ई। आई कितना है बच्चों, देखो t हमारा मल्टीप्लाई हुआ और e हमारा नीचे आ गया। I की जगह लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर -3। t हमारा 10 सेकेंड है और e हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है। बच्चों -19 ऊपर चला जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो ये आ जाएगा 80/16 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू 10 टू द पावर -3। बच्चों 20 कैसे आ गया, -19 और ये 1 भी है, दोनों कैटेगरी 20 हो गया। इसे करोगे तो इसे क्या होगा 16 इंटू 10 180 होता है ना। 180 का हाफ कितना होता है 80, 160 का हाफ 80। तो इसे करोगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 17। n निकाल रहे थे ना, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था एमसीक्यू के अंदर। ये हमारा ऑप्शन हो गया है बी। नेक्स्ट हम बात करें, कह रहा है द करंट इन ए डिवाइस वेरीज विद द टाइम। देखिए, देख रहे हो आप इस चीज को, मतलब आपके पास करंट वेरी कर रहा है। यदि करंट वेरी कर रहा है तो हमको पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा। तो डी क्यू निकालना है हमको, यस इंटीग्रेट कर दीजिए।
टाइम कहां से कहां तक है बच्चों, 0 से लेकर 3 तक, और ये चार्ज 0 पहले चार्ज रहा होगा, फिर क्यू चार्ज हो गया होगा। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आ गया हमारे पास, आई की जगह डाल सकते हो 6t dt और 0 से लेकर 3 तक। तो q इज इक्वल टू बच्चों 6 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t की पावर 1 है तो t स्क्वायर बाय 2 0 से लेकर 3 तक। तो q हमारे पास आ गया बच्चों 6, 2 बाहर आ गया है, और t का स्क्वायर 0 से लेकर 3 तक। इसे काट दोगे तो 3, तो q इज इक्वल टू 3 इंटू 3 की पावर 2। तो 27 बच्चों यूनिट क्या थी, इन्होंने क्या रखा है आई हमारा मिली एम्पेयर में, तो ये भी हमारा चार्ज भी क्या आएगा मिली कूलाम में आ जाएगा। तो 27 मिली कूलाम करके हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप देख सकते हो। क्वेश्चन 3 बच्चे, ये वाला क्वेश्चन हमारा कहीं आया नहीं है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन हमें SL अरोरा बुक के अंदर दे रखा था, इसलिए मैं एक साथ इसको करवा रहा हूं। नेक्स्ट आप बात करोगे क्या क्या रखा है, आपको पता ही है किस अप्रोच से निकालते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। हालांकि dq होता है, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आता है Q ही बचता है। ठीक है बच्चों, तो I कितना दे रखा है हमको, I हमें दे रखा है I नॉट अल्फा प्लस अल्फा टी प्लस अल्फा टी। तो I इज इक्वल टू बच्चों I नॉट कितना है, I नॉट दे रखा है 10 प्लस अल्फा दे रखा है 4, तो I एक्चुअली ये दे रखा है। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4t dt 0 से लेके t तक। Q इज इक्वल्स टू dt को इधर करोगे तो क्या आएगा 10 का इंटीग्रेशन 10t और 4 की पावर, यहाँ पे t की पावर 1 है ना, तो क्या आ जाएगा 4 की पावर 2/2। कहां से 0 से लेकर टाइम कितना है बच्चों 10 सेकंड तक का टाइम ले रखा है इन्होंने। तो आप लिखोगे तो Q इज इक्वल टू कितना आएगा, पहले से काट दोगे तो 2, 10 इंटू 10 100 प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर। तो Q हमारे पास बच्चों आ जाएगा 100 प्लस 2 इंटू 100, 200 प्लस दिस 300, सब चीज उसी में यूनिट में है, तो एक कूलाम चार्ज आ गया आपके पास। तो Q आप इस तरीके से निकाल सकते हो। बात समझ में है आपको, इस टाइप की चीजें आप फाइंड कर सकते हो। तो एक चीज और, हमारे SL अरोरा के अंदर एक दो टाइप के क्वेश्चन और दे रखे हैं। एक तो आपको सिंपल ये चीज मिल जाएगी, थोड़ा सा और जाओगे तो SL के अंदर या कहीं प्रैक्टिस आपको करनी है तो इसकी जगह कुछ कुछ अलग अलग चीज है। टाइम सेकंड की जगह मिनट में दे देंगे, चार्ज Q की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पुट कर देना और यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर देना। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, SL अरोरा क्वेश्चन है। उन्होंने ये कहा है, इसी पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक्स का क्वेश्चन, हालांकि वो हमारे CBSE वाले का पार्ट था नहीं इसलिए मैंने इसमें लिख नहीं रखा, लेकिन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बोल रखा है भाई इन्होंने, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि यदि कभी ऐसा पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे। इन्होंने पूछ रखा है, कहा है ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डिस्चार्ज 6.1 इंटू 10 टू द पावर 6 सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। इनका कहना यह है कि सपोज एक मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं और इन दोनों के बीच में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मूव कर रहे हैं। बेटा एक इधर से इधर जा रहा है, एक इधर से इधर जा रहा है, इस तरह से। तो सोडियम आयन जो मूव हो रहे हैं वो इन्होंने दे रखा है बच्चों 6.1 इंटू 10 टू द पावर 16 सोडियम आयन है। ठीक है बच्चों, और यहां इन्होंने दे रखा है 4.6 इंटू 10 टू द पावर 16, वो भी है, ये क्लोराइड है। तो बच्चों होगा क्या, मतलब हम क्या करें इस केस में, दोनों की मूवमेंट हो रही है, तो हमसे ये कहा गया कि आप इस केस में हमको क्या कर दो, हमको इलेक्ट्रिक करंट निकाल के बताइए। क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने। इनका कहना यह है कि फाइंड द करंट पासिंग थ्रू दिस सॉल्यूशन, और टोटल टाइम इन्होंने बोल रखा है 2 सेकेंड। ठीक है ना, आप में से किसी बच्चे के पास SL अरोरा है तो अनसॉल्व क्वेश्चन में ये वाली पार्ट दे रखी है, और एक उसका 7th क्वेश्चन और दे रखा है, उसके अंदर भी इन्होंने ये वाली चीज पूछी। देखिए बच्चों, आपको पता है जो करंट है इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। अब आपको एक पर्टिकुलर एरिया में यहां पर खड़े हो जाओ तो डेफिनेशन क्या होती थी इसकी, द फ्लो ऑफ चार्ज
थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इस एरिया से यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये आपको कैसे पता लगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों चार्जेस पास हो रहे होंगे इससे, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एन चाहिए होता है ना आपको, तो यहाँ पे एक्चुअली में जो करंट आएगा वो करंट एक तो आएगा कैटायन की वजह से और एक करंट आएगा एनायन की वजह से। तो दोनों करंट हमारे क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता था, इलेक्ट्रिक चार्ज होता कितना था बच्चों, Q इज इक्वल टू एन ई लिख देते थे आप। तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा, अब दोनों मूव कर रहे हैं तो एक सिंपल सा काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या हो रहे हैं, दिस प्लस दिस, ऐड करोगे तो कितना आएगा, दोनों की पावर सेम है, तो 6.1 प्लस 4.6 इंटू 10 टू द पावर 16 आ गया। ऐड करोगे तो हमारे पास 10.7 इंटू 10 टू द पावर 16, ये हमारा आ गया है व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनटू क्या करोगे बच्चों, आप Q इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया बच्चों, 10.4 और 6 10.7 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो Q हमारा आ जाएगा 10.7 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये हमारा आ गया है Q अपॉन T हमारा बच्चों हो जाता है, टाइम कितना था 2 सेकेंड, तो I हमारा निकल जाएगा यहाँ से, डिवाइड करोगे ये हमारा आ जाएगा 0.8, तो 10.7 इंटू 0.8 कर सकते हो आप करोगे तो 17 इंटू 0.8 10.7 8 7 56 6 और ये हमारा 856 2 डेसिमल है 8.56 आ गया, और ये हमारा गया 8.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पेयर। तो इसका आंसर इन्होंने क्या रखा है, 8.56 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर, ये इन्होंने आंसर दे रखा है। तो मेरा कहना ये है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि भाई हमारे पास सिर्फ हम सीबीएसई वाले क्वेश्चन ही देखें, हमारे पास क्वेश्चन हम यदि कोई अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है तो हम आपको वो ही बताएंगे। यदि किसी किताब में लिख रखा है तो मैंने आपको बताया, यदि आप में से किसी के पास एसएल अरोरा है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। आप यदि वहां से करना चाहें तो अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों आपके पास दिए हुए हैं। बाकी आपको कोई इसमें कुछ दिक्कत हो या कुछ बात हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, जो हम आगे सॉल्व कर देंगे। तो पहली चीज तो हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक करंट I Q/T होता है, Q इक्वल टू N होता है। थोड़े टाइम पीरियड में निकालोगे तो डेल्टा Q बाय डेल्टा T लिख सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हमने उसके देखे। यदि हमारे पास एक की जगह एनायन कैटायन दोनों मूव कर रहे हो तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारा करंट होता है वो आयन एनायन प्लस कैटायन दोनों का ऐड हो जाता है, तो उस तरीके से टोटल चार्ज या टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो मूवमेंट के लिए, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जगह हम चार्ज पार्टिकल बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा मान ली, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं वहां पर। दूसरी चीज, इसके बाद हमारे पास बच्चों चीज आती है, इलेक्ट्रिक करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी था। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए आगे जो हम बात करेंगे वो हमारे पास आए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारे पास आया, आप सभी को पता होगा, V इज इक्वल टू I R होता है। यहां पे जो R होता है वो हमारे पास रो L बाय A करके चीज होती है। यदि मैं रेजिस्टेंस और किस तरीके से निकालना चाहूं तो R इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ करके चीज होती है। आप कोई और चीज बताना चाहते हो तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू M बाय NE स्क्वायर A हट जाएगा, फिर टाउ बच जाएगा, क्योंकि यदि R की जगह में ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो L से L, A से A कट जाएगा, ये बच जाएगा। एक फॉर्मूला और हमारे पास आया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इज इक्वल्स टू NEA VD लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप बोलोगे VD नहीं पता, तो VD का फॉर्मूला होता है E कैपिटल E टाउ बाय M। यहाँ पे E बार बार एक तरीके से यूज होता है, आपको पता होगा E इज इक्वल्स टू बच्चों माइनस DV अपॉन DR करके फॉर्मूला पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर। इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट।
जब हम किसी भी चीज को लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं तो वहां पे हमारा वर्ड ग्रेडियंट वर्ड यूज कर लिया जाता है। तो इसको एक चीज यूज कर सकते हो, E इज इक्वल टू V बाय L, क्योंकि कंडक्टर की लेंथ की बात कर रहे हो तो यहाँ पे L कंडक्टर की लेंथ है और V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये रिलैक्सेशन टाइम है। ये हमारा फॉर्मूला था। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। और क्या पढ़ा है सर हमने? एक हमने और पढ़ा है J। J हमारे पास बच्चों क्या होता था बताओ? करंट अपॉन एरिया। करंट हमारा क्या है? NEAVD अपॉन एरिया, इसे काट दो तो J वेक्टर हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा NEVD। बेटा J हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आप बोलोगे सर एरिया भी स्केलर है और ये भी स्केलर है तो वेक्टर कैसे हुआ? बच्चों यदि I आपको निकालना हो तो J वेक्टर डॉट A वेक्टर लिया जाता है। यहाँ पे जो A है वो नॉर्मल टू द सरफेस लिया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर वेक्टर ले रहे हैं उसको। ठीक है, ये चीज आ गई। आप सभी ने कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी सुन रखी है। बच्चों रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी होता है और रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस होता है, जिसकी जो यूनिट है हमारे पास। अच्छा, यूनिट की बात भी करें तो शुरुआत से करें। अच्छा, बाकी हमारे पास जो आगे यूज होगा हम उसमें भी देख लेंगे, कोई चीज हमारी टर्म रह जाएगी तो। क्योंकि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आप अभी आगे न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हो, क्योंकि हमारा जो CBSE के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो उनमें ये थोड़ी थोड़ी चीजें यूज होंगी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ गया, J चीज निकल गई है। और बताइए की चीज क्या थी हमारे पास? कोई और रह रही हो मुझसे? तो आपने एक चीज पढ़ रखी है जिसको हम बोलते थे मोबिलिटी, म्यू से नोट करते थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते थे। यहाँ पे मॉडुलस क्यों? क्योंकि जब इसमें लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, आपका जो आंसर आता है ये QE बाय M आता है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, इसलिए आप इसे मॉडुलस में लिख रहे हो। तो QE टाउ बाय M करके लिखोगे तो अपॉन में E भी है, E से E कट जाएगा, Q की जगह E लिख सकते हो, टाउ बाय M करके आ गया। बच्चों यदि मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट इसकी बहुत पूछी जाती है, 2-3 बार यूनिट पूछी गई है। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये होती है मीटर पर सेकंड, याद रखना है इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वोल्ट पर मीटर, ये लिखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वोल्ट और इसका मीटर। ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है, आपको देखोगे। ये देखो, SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी बता दो तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। ये वाला क्वेश्चन हमारा 2024 में आया हुआ या 23 में, 24 या 23 का क्वेश्चन है। उन्होंने सिर्फ MCQ में आपसे 23 लिख रखा है, लाइट की वजह से दिखानी हो तो ये आपको दे भी रखा है ऑलरेडी। ठीक है ना बच्चों? ये बेसिक हमारे बच्चों कुछ फॉर्मूले हो गए, बाकी हम देखेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ NCERT के 2 पेज भी पता होने चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद ही आप क्वेश्चन करें। पहली चीज बच्चों हमें ये पता है ओम्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। हमारे पास उस बिहाफ पे हमने 2 टाइप के मेटेरियल डिवाइड कर रखे हैं, ओमिक और नॉन ओमिक, मतलब जो ओम्स लॉ को मानते हैं और जो नहीं मानते। तो लिमिटेशंस है भाई कुछ हमारे पास, जिसको नॉन ओमिक डिवाइस हम बोलते हैं। कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे द मटेरियल एंड डिवाइसेस व्हिच नॉट ओबेइंग द ओम्स लॉ दे आर वाइडली यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक, जिसको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ये आप आगे फिजिक्स में सेकंड बुक के अंदर लास्ट चैप्टर जो आप अभी पढ़ोगे वो सेमीकंडक्टर ही है, उसके अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से सेमीकंडक्टर को पढ़ोगे। पर अभी इनका कहना ये है कि मुझे ये बताइए क्या ये हमारे ओम्स लॉ को मानते हैं नहीं मानते? हमने कहा नहीं मानते। क्या क्या उसके लिमिटेशन थे? पहली चीज आपने पढ़ा है V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है ना, तो लाइंस बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, थोड़ा सा ये अपने पाथ से चेंज हो गई है, तो मतलब ये एक टाइम के बाद ओम्स लॉ को नहीं मान रही है। ठीक है, आफ्टर ए सर्टेन लिमिट, पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद। दूसरी चीज, एक लॉ इसका ये है, ये एक लिमिटेशन है। देखिए अभी मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूं टॉपिक को, इसलिए मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा नहीं आपको ये, तो अभी हम क्वेश्चंस के लिए इतना देख रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए।
दूसरा ग्राफ इसका क्या बता रहा है कि दो अलग अलग, इनका कहना यह था कि जनरली ऐसा होता है कि सेम पोटेंशियल पे सेम करंट आता है, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर है। यदि पोटेंशियल सेम है तो I हमारा क्या रहेगा, V बाय आर, सेम रहना चाहिए करंट। लेकिन इनका कहना यह है कि यदि मैं एक सर्किट को ऐसे लगा दूं जिसका पॉजिटिव यहाँ है नेगेटिव यहाँ है, और दूसरा सर्किट में ऐसे लगा दूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और सर्किट ऐसे है, तो कह रहे हैं जब हमारे पास सेम रजिस्टर था, सेम पोटेंशियल है, तो करंट सेम क्यों नहीं आया। तो हमारे पास एक चीज होती है डायोड्स, डायोड्स में रिवर्स कंडीशन और फॉरवर्ड कंडीशन होती है, ये भी आप सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे। तो लिखा भी हुआ है इन्होंने, एग्जांपल में भी डायोड लिखा हुआ है कि जब कभी भी आप डायोड देखते हो तो डायोड में ये वाली कंडीशन मिलती है कि आपको मतलब पोटेंशियल की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से ही आपके पास करंट बदल जाता है। तो ये चीज आपको वहां से मिली। फिर यहां पर हमारे पास एक ही है, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बताता हूं आगे, ये चीज हम आगे दोबारा इस पेज पे आएंगे। नेक्स्ट चीज, इन्होंने इस पेज पे रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के ग्राफ बना रखे हैं, 3 ग्राफ हैं, ये कंडक्टर के लिए कॉपर, ये नाइक्रोम एलॉय के लिए हो गया, और ये हमारा सेमीकंडक्टर के लिए। तीनों ग्राफ को बहुत अच्छे से नोट करना है, नोटिस भी करना है। टेम्परेचर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0, 50, 100 और यहाँ पे रेजिस्टिविटी 0.2, 0.4। अगले वाले ग्राफ में आप देखोगे टेम्परेचर जो हमारा है 200, 400, 600, 800 जा रहा है, और रेजिस्टिविटी 1 से स्टार्ट है, सबसे मिनिमम 1 है, 1.2, 1.3, 1.10 आई और 1.20 आई, या 1.10 को 1.10 बोलोगे आप। सेमीकंडक्टर केस में आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आ रहा है। तो ये दोनों पेज आपको सभी को पता होने चाहिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन करने के लिए आपको इसकी नीड है। चलिए पहला क्वेश्चन हम ऐसे ही लेते हैं नॉर्मली, V इज इक्वल टू आई आर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास है। क्या दे रखा है बच्चों इन्होंने, इनका कहना यह है कि 200 वोल्ट का आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, लिख देते हैं V की जगह 200 वोल्ट इज इक्वल टू आई। रेजिस्टेंस बच्चों इसने 100 दे रखा है सॉरी ये 100 हो गया, 100 को इससे काटोगे तो हमारे पास I की वैल्यू 2 एम्पेयर आ गई, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हो रहे होंगे 1 सेकंड के अंदर। बच्चों I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, लेकिन इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो I इज इक्वल टू NE बाय T लिख सकते हो। तो I इंटू T बाय E इज इक्वल टू N, ठीक है बच्चों। I की वैल्यू कितनी है 2, इंटू टाइम कितना है बच्चों 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है N। अच्छा एक चीज नोटिस करने वाली है, सब में 18 और 19 भी दे रखा है इन्होंने, नीचे से ऊपर जाओगे तो हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर 19 प्लस डेसिमल हटाओगे तो 20 चला जाएगा, और हमारे पास 16 आ जाएगा इक्वल टू N। तो पहले चीज तो पावर हमारी 19 ही आएगी, और 19 आएगी तो ये वाला आंसर होगा। काट के देखोगे तो ये कितना आएगा 1.25 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि आपको N क्लियर था तो सारी चीज क्लियर है, बात समझ में आपको। नेक्स्ट जो मैं आपको ग्राफ वाली बात बता रहा था, जो थर्ड वाला ग्राफ है, वो मैं इसीलिए बता रहा था, उस ग्राफ को उठा के ले आते हैं यहाँ पे, जिससे कि हम इसी पेज पे बार बार यूज ना करना पड़े। ये वाला हमारा ग्राफ है, पहले इसे साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा गंदा कर दिया है हमने, और इसकी बना लेते हैं कॉपी, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गई, और यहाँ कर लेते हैं इसे पेस्ट, बहुत ठीक है बच्चों, हटा दो इसे, ये भी चलो ठीक, आगे हम लिख लेंगे। ये कह रहा है भाई 2 बार, और 2 बार नहीं, ये वाला ग्राफ हमारा 1-2 बार और भी आया होगा, जैसे हम इसके बाद थोड़ा सा और जाएंगे तो अगले वाला क्वेश्चन भी हमारा यही है। हाँ इसी में यही वाली बात कर रहे हैं, 2015 में आया हुआ है और 2024 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। भाई कह रहा है कि पहले जैसे इस ग्राफ में ऐसा कहना ये है कि करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है, और मुझे बताइए रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए। पहले चीज बताइए, यदि कभी भी आपके पास करंट और वोल्टेज का ग्राफ हो, भाई ये हमारा करंट है और ये हमारा है वोल्टेज, इन दोनों का ग्राफ यदि बनाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाइन जाती है, ठीक है। ओके बहुत बढ़िया। V इज इक्वल टू आई आर दुनिया जानती है। रेजिस्टेंस यदि कभी निकालना हो तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I आपके पास आता है R,
ठीक है। और यदि करंट और उसका ग्राफ है तो वहां से आप रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो ग्राफ आपके पास जो रहेगा इसको उल्टा कर सकते हो, जब डेल्टा आई बाय डेल्टा वी आ रहा होगा तो वहां से आप 1 बाय आर लोगे, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर तो होता ही है। तो कहानी ये चल रही है, इनका कहना यह है कि मुझे ये बताइए नेगेटिव रेजिस्टेंस कहां से कहां तक होगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको बता दूं, आप इस ग्राफ को एक बार दोबारा देखिए। पहली चीज, ग्राफ हमारा जीरो से स्टार्ट है। जीरो जब ग्राफ स्टार्ट हमारा हो रहा है यहां से, तो धीरे धीरे हमारे करंट की वैल्यू बढ़ रही है और जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। तो ये मान रहा है ये हमारा ग्राफ जो है वो लीनियर ग्राफ है। लीनियर मतलब ये वाला। उसके बाद ये बोल रहा है ये वाला ग्राफ हमारा नॉन लीनियर ग्राफ है। तो नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है? नॉन लीनियर है तो वो ओम्स लॉ को नहीं मानेगा, यही तो है, सिंपल। उसके बाद यहां पर हमारा ग्राफ नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव ग्राफ आने का मतलब क्या है? देखो वी आई ग्राफ से यदि आप स्लोप निकालते हो, जैसे यहां पे आप स्लोप कैसे निकालोगे? ऐसे टेंजेंट बना, ये स्लोप बनाया आपने, क्या करोगे? ऐसे स्लोप बनाया, तो ये स्लोप आपका ऐसे आ गया। तो यहां पे हमारा जो थीटा आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, एक्यूट एंगल आ रहा है। यहां निकालोगे तो ग्राफ ऐसे बनना है। तो यहां पे हमारा स्लोप क्या बनना है? नेगेटिव स्लोप बना रहा है। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है? इन दोनों का जो रेशियो है वो रेजिस्टेंस शो करता है। तो इन दोनों में से यदि कोई भी चीज नेगेटिव आएगी, जैसे क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे आप थे, यहाँ फाइनल हुआ, अब इन दोनों में माइनस करोगे तो माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा दोनों का चेंज, क्योंकि फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा है। किसमें? आई में। देखो ये दोबारा आप इसको देखो, हो सकता है आपको डाउट समझ में आया हो। जैसे ये चीज मानो भाई, एक पॉइंट यहां लो और एक पॉइंट यहां ले लो, तो I1 यहां ज्यादा होगा और यहाँ पे आई क्या होगा? कम। अब आपको निकालना है डेल्टा आई। डेल्टा आई कैसे निकालोगे बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो आएगा। फाइनल हमारा छोटा है और इनिशियल वाला बड़ा है, तो ये डेल्टा आई हमारा नेगेटिव आएगा। और जैसे ये नेगेटिव आया वो चीज बता देगा, ये नेगेटिव आते ही रेजिस्टेंस हमारा नेगेटिव हो गया। तो इनका कहना ये है, इस पूरे ग्राफ में नोट करने वाली बात ये है कि यहां से यहां तक तो लीनियर है, फिर यहां से यहां तक नॉन लीनियर ग्राफ आ गया, फिर यहां से नेगेटिव आ गया। तो ये पूछ रहा है कि इस ग्राफ में मुझे ये बताइए, आइडेंटिफाई द रीजन जिसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस कौन से वाले में। तो डी से लेके ई तक जो वाला पार्ट था उसमें हमारा ग्राफ में जो नेगेटिव रेजिस्टेंस आ रहा है। वेयर द ओम्स लॉ इज ओबेड, कहां तक ओम्स लॉ माना जा रहा है। तो इनका कहना यह है यहां से लेके यहां तक तो लीनियर था, उसके बाद नॉन लीनियर हो गया है, तो जहां तक लीनियर है वहां तक माना जा रहा होगा। लेकिन इस ग्राफ में अलग अलग जगह पर अलग अलग आंसर दे रखा है, लेकिन मानेंगे यही वाली चीज क्या है आपके पास, ये और यहां से ये ऐसे जा रही है। अब स्ट्रेट लाइन तो इसमें कहीं भी नहीं बना रखी है ऐसे, तो ये वाला ग्राफ जो है यही हमारा क्या है? लीनियर वाला, जो पोटेंशियल के साथ बढ़ भी रहा है और लाइन पास हो रही है। तो ए से लेके बी तक वाला ग्राफ आपका क्या होगा? जहां पर ओम्स लॉ वैलिड होगा। तो ये चीज आपके पास हो गई। जो 2024 में क्वेश्चन आया, ये 15 में ऑलरेडी आ चुका था। 2024 में जो क्वेश्चन आया उसमें क्या चेंज हुआ? वो कह रहे हैं कि प्लॉट द ग्राफ। 15 में उन्होंने ग्राफ दे रखा था, इस बार उन्होंने कहा कि प्लॉट द ग्राफ। अब ये आपको ग्राफ याद होना चाहिए, तो इन्होंने बोला प्लॉट द ग्राफ विद वोल्टेज फॉर मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड, लिख रखा है इन्होंने, मटेरियल एग्जिबिटिंग सच बिहेवियर इज गैलियम आर्सेनाइड, तो उन्होंने दे रखा है। वो चीज उन्होंने पूछा, ऑन द ग्राफ प्लॉट द रीजन वेयर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव एंड ओम्स लॉ इज ओबेड। तो यहां तक ओम्स लॉ ओबे कर रहा है और ये नेगेटिव रेजिस्टेंस था, तो दोनों चीजें आपको ग्राफ में शो करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? जनरली ऐसा भी कहा जाता है कि यदि हमारा स्लोप पॉजिटिव जहां तक है वो सारा रीजन ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, लेकिन लीनियर और नॉन लीनियर वाली बात आ जाती है, तो यहां तक लीनियर था, इसके बाद का हमें ग्राफ अलग दिख रहा है। ठीक है भाई, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग रहा हमारे पास। तो आप एक काम करेंगे, दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए, दोनों क्वेश्चन आप देख लोगे और आपको याद रहेगा कि कैसा हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक और उसमें था, जो भी हमने देखा था, एक और डायग्राम था इस वाले में ना, ये वाला।
ओहो, ये ग्राफ आपके पास दे रखा है, ये तो थोड़ी दिक्कत हो गई हमारे पास। क्यों भाई? आपको अब दोनों ही क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ेगा। ये हमारे पास चीज आ गई। यदि ये इधर आएगा तो हम कर पाएंगे। तो इसको क्या करो, कॉपी कर लो और यहां पर इस ग्राफ को ले लो। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है बच्चे। अब अच्छा, दो चीज आ गई हमारे पास। हाँ जी, क्या कह रहा है ये? इसने कहा है कि ये बताइए, देखो ये तो चीज, पहली चीज तो आपको ग्राफ याद होना चाहिए। ग्राफ के नीचे पढ़ा लिखा होना चाहिए कि ग्राफ था क्या। ग्राफ क्या बोला था बच्चे? ये है सेमीकंडक्टर के लिए, ये है नाइक्रोम वायर के लिए, और ये हमारे पास है कॉपर, या फिर कॉपर हमारा मेटल होता है उसके लिए। तो ये सिंपल सी चीज कह रहा है, ये वाला ग्राफ किसका है? इसे ग्राफ को नाम दे रखा है उन्होंने 1 या फिर ए। ये कह रहा है ग्राफ बताइए इसमें कौन सा दे रखा है, मटेरियल ए और मटेरियल बी। तो ये वाला ग्राफ तो हमें सेमीकंडक्टर से मैच कर रहा है। तो पहली चीज तो पहला वाला जो ग्राफ है जो ए है वो क्या है? सेमीकंडक्टर है। तो ये ग्राफ हमारा जर्मेनियम के लिए ठीक है। और दूसरा बी वाला जो ग्राफ है वो हमारा कॉपर के लिए बात कर रहा है। तो इन्होंने कह रखा है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस है मटेरियल ए एंड मटेरियल बी रिप्रेजेंट द फिगर 1 और फिगर 1 रिस्पेक्टिवली। तो मटेरियल ए के लिए 1 है और बी के लिए बी है। तो ये हमारा हो गया ए के लिए और ये हमारा हो गया बी के लिए। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर है। अब सेमीकंडक्टर कोई भी हो सकता है हमारे पास, पर इन्होंने हमारे पास जर्मेनियम और नाइक्रोम दोनों कह रखे, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है? अच्छा, दोनों चीज दे रखी है। नाइक्रोम तो हमारे पास सेमीकंडक्टर है नहीं भाई, ये तो नहीं होगा। मटेरियल हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम, हमारे पास दो सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं जो हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। तो आप यहां लिख भी सकते हो, जैसे यहां पे आप लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, इसे आप लिख भी सकते हो। ठीक है ना? हालांकि आई थिंक हो सकता है जब इसे एनसीईआरटी को हम देखेंगे तो शायद इन्होंने एनसीईआरटी में ऐसा कहीं दे भी रखा हो। ठीक है, क्योंकि आप एक इन्फॉर्मेशन करना बड़ा जरूरी है, गलत चीज आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आगे आप देखोगे तो इन्होंने सेमीकंडक्टर के बारे में बोल रखा है कुछ नहीं, इन्होंने एग्जांपल नहीं दे रखा, पर इन्होंने सिर्फ बता रखा है कि ग्राफ सेमीकंडक्टर के लिए। कोई नहीं, पर आप उसे लिख लेना। ये चीज उन्होंने मतलब अच्छी पूछ ली, फिर तो ये तो चीज अच्छी पूछ ली उन्होंने, क्योंकि पहला इन्होंने बता रखा है कॉपर। देखो कॉपर तो ये नहीं है, पहला वाला ग्राफ कॉपर तो नहीं है, सेमीकंडक्टर है। तो ए ये वाला और ये वाला तो पहले पहले पूरा पूरा काट दो, कोई नहीं आएगा कभी भी। फिर ये चीज हो सकती है, यदि आपको याद ना रहता तो नाइक्रोम आपके पास ये अलॉय वाली चीज आप बात कर रहे हो, लिखा हुआ है ना नाइक्रोम विच इज ए अलॉय ऑफ निकल आयरन एंड क्रोमियम। ठीक है ना? एंड मैंगनाइन एंड कंस्टेंटाइन दोनों आपके पास सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो बच्चों इस चीज को याद रखना कि आपके पास मैंगनाइन और कंस्टेंटाइन भी एग्जांपल में दे सकता है ये। ठीक है ना? लेकिन ये ना नहीं दे रखा, तो नाइक्रोम वाला तो नहीं रहेगा भाई। नाइक्रोम और जर्मेनियम बोल रहा है ना, तो ये तो क्लियर है, ये हमारा ग्राफ कॉपर का है तो कॉपर होना चाहिए। तो बी हमारा कॉपर है और बी हमारा कॉपर और कहीं भी नहीं है, तो ये वाली चीज हमारी ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये चीज आपके पास बड़ा ध्यान से, मतलब ऑप्शन आपके पास कोई भी आप देखोगे तो कोई भी आपके पास करेक्ट मिल जाएगा। थोड़ा आप क्वेश्चन करते वक्त ध्यान से क्या क्या नोटिस करने वाली चीज थी। पहली चीज कि मटेरियल ए के लिए फिगर 1 है और मटेरियल बी के लिए फिगर 2 है। ये मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। आपको ये समझ में आ रहा था ये हमारा कॉपर रहेगा, कॉपर, तो बी हमारा कॉपर है। तो बी कॉपर कहीं भी नहीं दे रखा, बी कॉपर हमारा सिर्फ दे रखा है यहां पर। तो ये वाला टिक, यदि आपको नहीं भी पता था ये किसका है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
कॉपर इसमें इन्होंने दे रखा, इसीलिए इन्होंने ये चीजें दे रखी, पर हम सीख लिए कि कभी हमारे पास ऐसा कुछ मिलेगा तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर, मतलब कॉपर। तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर ग्राफ बनाना है किसके लिए बच्चों? कंडक्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ 2015 क्वेश्चन था ये, 2014 में कॉपर का बनाना है विद टेम्परेचर। तो बच्चों जब ग्राफ बनाओगे तो ये बड़े ध्यान से रखना, ये आप जो टेम्परेचर देख रहे हो, जो रेजिस्टिविटी देख रहे हो, रेजिस्टिविटी की यूनिट जो देख रहे हो, ये बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज टीचर मार्क्स काट लेगा, ध्यान रखना। और बहुत बड़ी चीज है ये, कभी भी आप गवर्नमेंट साइट की वेबसाइट पर आप जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे तो वो ग्राफ्स के फॉर्म में बहुत सारा डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कभी भी वो ग्राफ को विदाउट यूनिट्स नहीं छोड़ते। बहुत अच्छे से याद रखना है आपको ये वाली चीज, ठीक है भाई। आगे ये चीज हो गया, दोनों ग्राफ आप कर सकते हो। आगे आते हैं, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ये हालांकि हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जब हम वन शॉट वीडियो बनाएंगे तो वन शॉट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि आप चाहते हो हम इस पूरे चैप्टर की थ्योरी को कवर करें एक वन शॉट वीडियो में, 35, 40, 50 मिनट की वीडियो बनाएं, 1 घंटे की वीडियो बना दें, जिसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर की सारी थ्योरी, सारी डेरिवेशंस कवर कर दें, तो प्लीज हमें कमेंट करें, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी इस वीडियो को डालें, ठीक है भाई। चलिए, क्या डिफाइन करंट डेंसिटी, अभी हमने डिफाइन किया। रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिफाइन करो, डेफिनेशन याद होनी चाहिए भाई आपको। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड कंडक्टेंस एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये कह रहा है रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर दो, तो रेजिस्टिविटी तो हमें पता है क्या होती थी, m/n² टाउ। तो क्या क्या बोल रखा था इसने, इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज एंड चार्ज कैरियर इन द कंडक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये और ये दो चीजें होनी चाहिए, n चाहिए उनको अपने डेरिवेशन में और टाउ चाहिए। तो इसकी डेरिवेशन जो आई थी वो ड्राइव कर दो चुपचाप, बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई, अच्छी बात है। नेक्स्ट, यहां से हमारे पास बच्चों क्वेश्चन आ गया है V = IR वाले क्वेश्चन। मतलब अब हम दो फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। कौन कौन से? एक हमारे पास है V = IR और R = ρL/A। बड़े अच्छे से तैयारी करनी भाई यहां तक की। क्या कह रहा है ये? And the electric resistance of a certain wire of iron is R, its length and radius both are doubled। तो बताइए क्या क्या चीज ऑप्शन में रहेगी। तो भाई इन्होंने हमारे पास, बड़े ध्यान से सुनना भाई इसको, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है आपको। केस वन हमारे पास इसकी लेंथ दे रखी है बच्चों L, इसकी एरिया दे रखा है A, रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा ρL/A। ये चीज हमारे पास आ गई, पहली कंडीशन। दूसरा केस, जब इनका कहना है कि आपने उसकी लेंथ को क्या कर दिया बच्चों, लेंथ एंड एरिया, लेंथ एंड रेडियस बोथ आर डबल। बच्चों लेंथ के साथ साथ लेंथ हमारी हो गई है 2L, इसका बच्चों एरिया हमने A माना हुआ था। एरिया क्या होता है इसका, πr², ठीक है। इसने रेडियस डबल कर दी बच्चों, तो π2r², मतलब कितना आ जाएगा, π4r², मतलब 4πr²। इसका πr², इसका 4πr², तो 4 टाइम्स ऑफ A हो गया। तो इसका एरिया कितना हो गया, 4A। तो इसका निकालें, R डैश न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो तो सेम रहेगा क्योंकि लेंथ बदलने से मटेरियल नहीं बदलता, तो रो सेम रहेगा। L डैश बाय A डैश, तो R डैश इज इक्वल टू रो। व्हाट इज L डैश? L डैश बच्चों आ गया है 2L, A डैश 4A, काटोगे तो R डैश हमारा आ जाएगा 1/2 ρL/A। व्हाट इज ρL/A? पुराना वाला रेजिस्टेंस, तो R डैश इज इक्वल टू R/2 आ गया। ये वाली चीज हमारे पास आ गई। तो नया वाला रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा और रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रेजिस्टेंस विल बी डबल्ड नहीं होगा, रेजिस्टेंस विल बी हाफ, दो में हो रहा है, रेजिस्टेंस विल बी हाफ, रेजिस्टेंस विल बी हाफ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम अनचेंज्ड, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी डबल्ड। तो बेटा ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मटेरियल तो सेम रहा ना, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर विल बी बी, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा हाफ हुआ है
और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा हो गया है अनचेंज्ड। सीबीएसई 2004 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। ऐसा क्वेश्चन बच्चों हमारे नीट में आया हुआ है, लेकिन ये वाली चीज हम जनरली स्कूल के अंदर भी बच्चों के लिए डाल देते हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं है जो नीट में ही देना पड़ेगा, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास है। वही चीज अप्रोच लगानी है आपको जो पहले हमारे पास बच्चों लेंथ दे रखी थी हमारे पास, ये रहा, और दूसरे केस में हमारे पास लेंथ अलग रही होगी। इसको हम लिखेंगे केस 1, इसे लिखेंगे केस 2। केस 1 और केस 2, लेंथ इसकी L है और एरिया इसका A, इसकी लेंथ L डैश है और एरिया इसका A डैश है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। कह रहा है इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, बताइए न्यू रेजिस्टेंस। तो इन्होंने एरिया नहीं दे रखा है, इन्होंने कहा है कि लेंथ जो है वो n टाइम्स हो गई है। बच्चों जब आप किसी चीज को मेल्ट करते हो, नई चीज बनाते हो ना, तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम। इसका वॉल्यूम बच्चों आएगा A इंटू एल, इसका आएगा A डैश इंटू एल डैश। ये वॉल्यूम क्यों आया? क्योंकि सिलिंड्रिकल है ना, सिलिंड्रिकल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया इंटू हाइट, तो A इंटू एल तो ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया है, इतना स्ट्रेच कराया कि लेंथ को n टाइम्स कर दिया, तो A डैश n टाइम्स ऑफ L, L से L कट गया, A डैश हमारे पास आ गया है A बाय n। ये चीज अच्छा आ गया, A बाय n। डन। चलिए इसकी बात करें तो R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, पहली चीज। दूसरी चीज बताइए बच्चों, केस 2, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाय A डैश। तो R डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश मतलब n टाइम्स ऑफ L, A डैश मतलब A बाय n। बच्चों इस n को ऊपर लेके जाओगे तो R डैश हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर रो L बाय A। ये हमारा पुराना वाला रेजिस्टेंस था, तो R डैश इज इक्वल्स टू n स्क्वायर R। तो नया वाला रेजिस्टेंस जो क्या है वो n स्क्वायर R। मतलब आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास एक आया हुआ था सीबीएसई 2091 और 99 के अंदर। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इस कंसेप्ट को समझाने के लिए हमें इसका सहारा लेना ही पड़ा। क्या करें तो क्या कर रही है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज एलोकेटेड बाय 10%। भाई इन्होंने वायर को परसेंटेज में इंक्रीज किया है, और हमारे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें परसेंटेज सबसे ज्यादा डर लगता होगा, तो इसलिए हमने क्या करना पड़ा, हमको ये क्वेश्चन लेना पड़ा। तो सिंपल सी चीज है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस रहा, ये वायर रहा, इसकी लेंथ L है, एरिया A है, रेजिस्टेंस हमारा आ गया बच्चों रो L बाय A। पहली चीज ये तो बच्चे को पता होना चाहिए। लेंथ उन्होंने बढ़ा दी है 10%, तो फाइनल लेंथ कितनी हुई, फाइनल लेंथ बच्चों कितनी हो गई है, मतलब L डैश जो है बच्चों, L डैश इज इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ तो रहा ही होगा प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल लेंथ। बच्चों परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड बाय 100 इंटू, काटोगे तो 1/10 बच जाएगा, सॉल्व करोगे तो इधर आएगा, तो 10L प्लस L बाय 10, तो 11L बाय 10 आ गया, मतलब 1.1L। नई लेंथ हमारी बच्चों ये आ गई। सर सिर्फ लेंथ बड़ी होगी, नहीं भाई, यदि लेंथ बड़ी होगी तो एरिया कम हुआ होगा। कैसे पता करेंगे बच्चों, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो पहले वाले की एरिया A, लेंथ L, पहले वाले बाद वाले का एरिया A डैश, लेंथ L डैश, तो AL इज इक्वल्स टू A डैश, व्हाट इज L डैश, 1.1L, L से L कट गया, तो A डैश हमारे पास आ गई है A बाय 1.1। समझ में आ गई बात बच्चों। नए वाले का बताओ, नया वाला वायर जिसकी लेंथ L डैश है और एरिया A डैश, बताइए R डैश कितना आएगा, रो L डैश बाय A डैश। रो व्हाट इज L डैश बच्चों, 1.1 टाइम्स ऑफ L, व्हाट इज A बाय 1.1 टाइम्स ऑफ, अच्छा ये आ गया। अब इसे ऊपर ले जाइए, तो R डैश हमारा आ गया है 1.1 का होल स्क्वायर रो L बाय A। बच्चों एक बात बताइए, 1.1 का होल स्क्वायर ले लिया है, रो L बाय A हमारा कितना था, पुराना वाला रेजिस्टेंस, ये हमारा
तो इसकी बात जब करोगे तो हमारा जो नया वाला रेजिस्टेंस आया है वो आ गया 1.21 R। 1.1 मतलब 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है बेटा 121, तो 1.21 R आ गया। इन्होंने क्या दे रखा है 1.21 R। ओ माय गॉड, ये ऑप्शन में जब आप ये देखोगे तो ये थोड़ा सा इन्होंने गलत कर रखा है। 1.21 R ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली हमारे पास एसएल अरोरा में दे रखा है, ठीक है ना। उन्होंने भी इसको 10% बढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसका आंसर यही रहेगा। 10% बढ़ाने के बाद उनका जो रेजिस्टेंस आया था 1.21 आया। इसको सही कर लेना, 1.21 रहेगा, ठीक है। अच्छा, काफी बार एक चीज और पूछ ली जाती है आपसे, अभी तक पूछी नहीं गई है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस बढ़ा तो है ना, लेकिन मुझे परसेंटेज में ही आंसर दे दो, तो कैसे निकालेंगे? ये रहेगा चेंज इन क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी का चेंज निकालना हो ना आपको, ऐसे याद रखना, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल की जगह इनिशियल भी लिख सकते हो, इनटू 100। बताइए चेंज कितना हुआ? पहले रेजिस्टेंस हमारा कितना था R, अब कितना हो गया 1.21 R। तो 1.21 R माइनस R अपॉन R इंटू 100। 1.21 R माइनस R कॉमन ले लो, 1.21 माइनस 1 अपॉन R इंटू 100। R से R कट गया, 1.21 माइनस 1 0.21 इंटू 100, 21% आ गया। यही हमारा आंसर है एसएल अरोरा के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये वाला क्वेश्चन उसमें दे रखा था, सही कर लेना इसको। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और ये एनसीईआरटी उसमें एसएल अरोरा में दे भी रखा है एग्जांपल के तौर पे। तो दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये 2021 के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कभी सीबीएसई में नहीं आया, हो सकता है आपको 2025 में आपके पेपर में मिल जाए। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट इज पास थ्रू एन सर्किट कंटेनिंग टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल कनेक्ट इन पैरेलल। बच्चों ने कह रखा है दो हमारे पास रजिस्टर्स हैं, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। एक का R1 मान लेते हैं और एक का R2 मान लेते हैं, लेकिन कह रहे हैं दोनों का वायर सेम मटेरियल है, मतलब इसकी रो और इसकी रो सेम है, रो सेम हो गई, एंड दे हैव द सेम मटेरियल एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। बच्चों एक बात बताइए, पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या है? पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब ये है पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। क्योंकि आपको पता होगा जब दो वायर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो वो हमारा करंट सेम होता है उनके अंदर, और यदि दो वायर पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो V इज इक्वल्स टू IR, यस और नो? मतलब कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों? सेम। क्या बोला जाए आगे बताइए? ये कह रहा है दोनों में करंट का रेशियो बताइए। तो इसमें करंट हम मान लेते हैं I1, इसमें हम करंट मान लेते हैं I2। बच्चों में लेंथ और रेडियस दे रखी है, इसकी लेंथ हमारे पास है 3/2, मतलब इसकी लेंथ 3x मान लेते हैं, इसकी 2x मान लेते हैं, और रेडियस जो है वो हमारी है 2/3, इसकी 2y मान लेते हैं, इसकी 3y मान लेते हैं, क्योंकि 2/3 है ना बच्चों, तो 2/3 का मतलब रेशियो लोगे तो 2y/3y। बात समझ में आ गई? ठीक है। पोटेंशियल सेम रहेगा तो इसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? V इक्वल टू IR से, तो I1 R1 और इसका पोटेंशियल I2 R2। बच्चों I1 रो L1 A1, I2 रो L2 A2। रो L/A होता है ना, तो रो से रो तो वैसे कट गया बेटा, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? I1 बेटा L1 बताइए, L1 कितना है? L1 हमारा ये वाला डेटा है, तो ये हमारी लेंथ है, तो L1 हमारा है 3x। एरिया क्या होता है बेटा? पाई 2y का स्क्वायर। मैं आपको अलग से लिख दूं यहाँ पे, आपको दिक्कत हो रही होगी, ये पूरी क्वांटिटी बने, तो ये लेंथ थी हमारी पहले वाली ना, लेंथ का रेशियो था, तो हमारा लेंथ आएगी L1 3x और रेडियस 1 2y, L2 2x R2 3y, इस टाइप से अपना।
तो हमारा आ गया है आई, L1 की जगह 3x, एरिया की जगह पाई, r कितना है बच्चों उसका 2y इज इक्वल टू I2, व्हाट इज लेंथ, दूसरे वाले की लेंथ है 2x अपॉन पाई, व्हाट इज एरिया 3y का होल स्क्वायर। पाई से पाई काट दो भाई, x से x काट दो, ठीक है। I1 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, I2 2 9y, बच्चों y स्क्वायर से y स्क्वायर। अब I1 बाय I2 निकालना है ना, तो इसे नीचे ले आइए, तो I1 बाय I2, वहां पे 2/9 तो ऑलरेडी है, ये 4 उधर जाएगा और 3 नीचे आएगा, 8/27 आ गया। अच्छा, इन्होंने दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ये भी और ये भी, पर हमें क्या निकालना, रेशियो ऑफ द करंट पासिंग थ्रू, तो पहले वाला अपन दूसरा वाला, तो पहले वाला अपन दूसरा वाला निकालेंगे, ये हमारा आ जाएगा 8/27, ये हमारे पास आंसर। मतलब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, एमसीक्यू की जगह ये वाला क्वेश्चन यदि हमारे पास 1 या 2 मार्क्स में आता तो ज्यादा बेटर रहता, पर हम कुछ कर नहीं सकते बच्चों, आपको समझाने के लिए मेरे पास इससे कोई बेटर तरीका नहीं था। आप एक काम और कर सकते थे, यदि आप इसे छोटे तरीके से करना चाहो तो आप यहीं पर चेंज कर देते इसको, यहीं पर यदि यहीं डिवाइड कर देते आप, कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं, इसको इधर ले आओ, तो हमारा आ जाएगा I1 बाय I2, L2 बाय A2 तो था ही, A1 बाय L1 आ गया। इतना ना करते तो ऐसे कर लो, तो एरिया में पाई पाई कट जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा L2 बाय L1 R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। ऐसे कर लो और वैल्यू पुट कर दो, 2x बाय 3x 2/3 आ गया, और ये हमारा मल्टीप्लाई में आ गया। उस तरीके से करोगे तो वैसे भी हमारा, जैसे आपकी मर्जी हो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो मेरा काम था कंसेप्ट समझाना, अब कितना छोटा करा जा सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला क्वेश्चन मुझे लगा सबसे बेस्ट क्वेश्चन अभी तक हमारे पास आया हुआ है, अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। पर इस बेस्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा पहले हम कुछ और देखते हैं। पेज नंबर हमारा कहां था, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन हमारे पास अभी तक आया हुआ है। इससे पहले थोड़ा सा एक ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2023 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आपको वेट कराया है ना। क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है करंट फ्लो थ्रू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉपर वायर इक्वल लेंथ बट देयर रेडियस आर दिस। दोनों की लेंथ सेम है और दोनों को सीरीज में लगाया हुआ है। बच्चों सीरीज में लगाने वाली चीज क्या है, मैंने क्यों करवाई वाली चीज, क्योंकि अभी आपने पैरेलल वाला करा, ये नेक्स्ट सीरीज वाला है। सीरीज में करंट सेम रहता है, तो दोनों वायर के अंदर जो करंट होगा वो क्या होगा बच्चों, सेम होगा। I1 और I2 दोनों में सेम, दोनों की लेंथ सेम है, बट रेडियस जो है वो हमारे पास दे रखी है R1 बाय R2, जो आपको दे रखी है 1/2 दे रखी है। मतलब R1 हमारा हो गया x और R2 हमारा हो गया है 2x। ये चीज आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। रेशियो ऑफ वेलोसिटी निकालनी, देखिए इसमें आप क्या लोगे, आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी बच्चों, तो I का फॉर्मूला होता है NEVD, N E एरिया 1 VD 1, N E एरिया 2 VD 2। बच्चों N और E सेम क्यों लिया मैंने, N1 और N2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने क्या रखा था, करंट फ्लो थ्रू द सीरीज ऑफ 2 कॉपर वायर। बच्चों यदि दोनों ही कॉपर वायर हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब स्मॉल n विल बी सेम इन बोथ द केसेस, तो ये कट जाएगा। E तो हमारे पास सेम ही है, निकालना क्या आपको, दोनों के वेलोसिटी का रेशियो, तो VD1 बाय VD2 आपको निकालना है, विच विल बी A2 बाय A1। सिंपल सी चीज। A2 बच्चों एरिया हमारा होता है पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। R2 कितना है 2x का स्क्वायर, R1 कितना है x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इससे ये कट गया। तो VD2 VD1 अपॉन VD2, तो VD1 बाय VD2 इज इक्वल टू 4/1। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है भाई हमारे पास, 4/1 बिल्कुल है। द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज, दोनों वायर में इस तरीके से निकालो, तो 4/1 कह सकते हो।
यदि वैसे कुछ होता तो 1/4 होता, यदि वो ऐसा कुछ कहता तो, पर अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ कहा नहीं है, यही हमारे पास आंसर है। बच्चों अब शुरू करते हैं ये अच्छा वाला क्वेश्चन। अब इसमें हमसे कहा गया है कि वायर है जिसकी लेंथ है L0, तो ये हमारे पास वायर हो गया जिसकी लेंथ हमारे पास L0 दे रखी है बच्चों, ठीक है, ये हो इसकी L0, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो अभी का R0 दे रखा है, ठीक है, R0, बहुत बढ़िया। और ग्रेजुअली क्या कर रहे हो, अब स्ट्रेच कर रहे हो, कब तक करते आ रहे हो, इसकी फाइनल जो लेंथ हमारे पास बच्चों आ रही है वो आ रही है 1.5 L0, ये फाइनल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन में हमारा 1.5 L0 हो गया है। अब ये कह रहा है कि अब जब आपने इसे स्ट्रेच करना शुरू किया होगा तो धीरे धीरे लेंथ बड़ी होगी, तो L0 से 1.5 L0 अचानक तो हो नहीं गई होगी, पहले जैसे होता है ना 100 से लेंथ बढ़ना शुरू हुआ, 100 से फिर 101, 102, 103, फिर 150 तक इस तरीके से गई, तो 1.5 का मतलब क्या है, 100 से 150 जाना। तो ये कह रहा है कि जब ये लेंथ बड़ी है तो उसका रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा, तो जो लेंथ बड़ी है और रेजिस्टेंस जो है उन दोनों के बीच में ग्राफ बनाइए। और अब आप देखिए ग्राफ बनेगा कैसे। बच्चों आप में से यदि कोई अचानक से ऐसे ही मतलब तुक्का लगा ग्राफ बना दे तो आप, मैं विश्वास दिलाऊं कि आप अनएक्सपेक्टेड कोई ग्राफ देखोगे जो रिजल्ट में बता रहा हूं मैं। तो यहां पर जब हम बात करेंगे, आपको अभी हमने लास्ट में क्वेश्चन कराए थे जहां पे आपने देखा कि R जो होता है वो N R डैश जो फाइनल रेजिस्टेंस होता है वो N² R इनिशियल होता है, जिसको हम R0 बोल सकते हैं। ये वाला बच्चों रिजल्ट कब आया था, जब आप एक लेंथ L लेंथ के वायर को N टाइम्स स्ट्रेच कर रहे थे, तो उसमें क्या होता था, फाइनल लेंथ इज इक्वल्स टू N टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ हो जाती थी। तो फाइनल लेंथ तो L मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगी हमारी L इज इक्वल्स टू N टाइम्स ऑफ L0। तो N के लिए क्या कर सकते हो, L बाय L0 इज इक्वल टू N। यदि यहां वैल्यू पुट करना चाहूं तो आप लिख सकते हो R डैश मतलब नया वाला रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू L बाय L0 का होल स्क्वायर और R0 आ गया। दिस विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। अच्छा ये रेजिस्टेंस हमारा जब इसकी लेंथ L0 से 1.5 L0 हो रही थी, उसके बीच में जैसे जैसे धीरे धीरे लेंथ बढ़ रही थी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। तो R डैश इज द इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस, उस इंस्टेंट का रेजिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट हम निकालना चाहते हैं। तो L तो हमारा इंस्टेंटली चेंज हो रहा है, L0 हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो बच्चों में से ले सकता हूं R डैश इज इक्वल्स टू R0 बाय L0 स्क्वायर L स्क्वायर। आपको याद है हमारे पास एक पैराबोलिक चीज होती थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ कहां बनता था, x की वैल्यू प्लस या -1 पुट करोगे तो y की वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगी। तो हमारा जो ग्राफ बनता था वो कहां बनता था बच्चों, इस तरफ ऐसे, ये ग्राफ बनता था। मतलब x का स्क्वायर है तो ग्राफ y पे बन रहा है। तो बच्चों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं एक ग्राफ बनाऊंगा किसका, L का और R का, यहां पर L कहां से स्टार्ट होगा, 0 से लेंथ स्टार्ट हो नहीं रही, इनिशियली लेंथ उसकी कितनी है L0, फाइनल लेंथ उसकी कितनी है 1.5 L0, तो इसकी स्टार्ट जो हो रहा है वो L0 से स्टार्ट होगी लेंथ। और जब L0 था तो रेजिस्टेंस हमारा उस टाइम पे R0 है। तो मतलब जो जनरली ग्राफ है बच्चों क्या देखते हैं हम, 0,0 देखते हैं ना हम, तो इस वाले ग्राफ में हमारा जो कोऑर्डिनेट रहेगा यहाँ पे वो होगा x, y होता है, तो L0, R0 कोऑर्डिनेट है इसके यहां से। अब जैसे जैसे लेंथ में बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। बात समझ में आई? ये ग्राफ 0 से स्टार्ट तो होना नहीं चाहिए, क्यों बेटा, यदि मैं L की जगह L0 पुट करूं तो मेरा रेजिस्टेंस R0 आएगा, और धीरे धीरे हमारे पास क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी जैसे हमारे पास सब चीज की हो रही थी। बात समझ में आ गई?
तो जैसे ही मैं एल की जगह एल नॉट पुट करूं छोटा वाला, तो एल नॉट से एल नॉट कट जाएगा, आर डैश हमारा कितना आ जाएगा, आर नॉट। तो आपको क्या कौन सा ग्राफ बनाना है, कैसा ग्राफ बनाना है बच्चों, पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक में इधर वाला तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि लेंथ इधर वाले में नेगेटिव होगी और लेंथ तो नेगेटिव होगी नहीं, तो ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट। लेकिन इसने दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट विल बी दिस रेजिस्टेंस व्हेन इट्स लेंथ बिकम 1.5। तो कह रहा है कि बताइए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर डैश निकालना है आपको, आर नॉट बाय एल नॉट का स्क्वायर, जब लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 1.5 का होल स्क्वायर। तो 1.5 होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आर नॉट एल नॉट स्क्वायर, 2.25 एल नॉट स्क्वायर आ जाएगा, इससे कट जाएगा, तो 2.25 आर नॉट आ गया। तो मतलब उस टाइम पर, जिस टाइम पर हमारी लेंथ 1.5 होगी, उस टाइम पे हमारा रेजिस्टेंस इस तरीके से रहेगा। तो आप कोई भी एक पॉइंट ले लेना जहां पे लेंथ 1.5 कर रहे होगे, वो लेके रेजिस्टेंस हमारा 2.25 आर नॉट और ये हमारा एल नॉट 1.5 टाइम्स आ रहा। ठीक है भाई, ये चीज हमारे पास आ गई, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। टू कंडक्टर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल विच हैव इक्वल लेंथ। बच्चों दो हमारे पास मटेरियल है, मतलब दो कंडक्टर हैं जिनकी लेंथ हमारे पास सेम है और एरिया डिफरेंट है। तो दो ले लिया, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, दोनों की लेंथ तो सेम है, इक्वल लेंथ है, इसकी एल मान लेते हैं, इसकी भी एल मान लेते हैं, एरिया इसका A1 है और इसका एरिया हम A2 मान लेते हैं, ये चीज समझ लेते। ठीक है भाई, और ये कह रखा है कि A1 जो है वो A2 से बड़ा भी है। बहुत बढ़िया, चलिए और बताइए। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बच्चों जब ये कनेक्टेड इन पैरेलल करोगे ना, तो आपको पता है पोटेंशियल इज सेम होता है, पोटेंशियल इज सेम। तो V इज इक्वल टू IR होता है। अब जब पैरेलल में हो तो इसमें करंट I1 मान लेते हैं, इसमें करंट I2 मान लेते हैं। तो क्या लिखोगे, I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। क्या बोला बच्चों इसने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, मतलब ये कह रखा है दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगी, ये बताओ। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, I इज इक्वल्स टू N E एरिया 1 VD1 इंटू R1 N E A2 VD2 R2। बच्चों NE से तो NE कट गया, R1 नहीं पता यार हमको इसका, तो R क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। तो बच्चा मटेरियल तो हमारे पास क्या रखा है कि सेम मटेरियल, तो रेजिस्टेंस तो सेम, रो सेम हो गया, तो R1 निकालोगे तो क्या आएगा, रो L1, L भी सेम है दोनों की, एरिया 1, R2 निकालोगे तो रो L सेम है, एरिया 2, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो R1 बाय R2 हमारे पास आ रहा है A2 बाय A1, ये हम यूज कर सकते हैं। तो पुट करते हैं, क्या निकालना है आपको, VD1 निकालना है डिवाइड बाय VD2 निकालना है। ठीक है बच्चों, तो VD1 और VD2 कितना हो जाएगा, उधर हमारे पास A2 मल्टीप्लाई R2 लिखा हुआ है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो A1 बाय R1 लिखा हुआ है। तो बच्चों R1 बाय R2 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, A2 बाय A1। तो वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो आ जाएगा A2 बाय A1 इंटू A1 बाय A2। क्यों बच्चों, R2 बाय R1 की वैल्यू निकालो, R2 बाय R1 कितना आ जाएगा, उल्टा कर दो, A1 बाय A2 आ गया। तो R2 बाय R1 की वैल्यू का पुट कर दी, A1 बाय A2, A1 से A1 कट गया, A2 से A2 कट गया, तो VD1 बाय VD2 की वैल्यू आ गई है 1, मतलब VD1 इज इक्वल टू VD2। दोनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो दोनों क्या है बच्चों, सेम है, ये इनका कहना है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है, क्वेश्चन करते हैं हम सबसे पहले ये वाला। यदि ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया तो उसके साथ सारे क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास,
इससे पीछे वाले जब करेंगे तो हमसे ये वाले ऑलरेडी समझ में आ चुके होंगे। ये कह रहा है थिकनेस ऑफ द कंडक्टर कंटिन्यूअसली डिक्रीज फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो इसका डायग्राम यदि मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से है, यहां से ऐसा कुछ हो रहा है, यहां एरिया ज्यादा है और यहां एरिया कम है। इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, और ये हमने कनेक्ट कर रखा है पर्टिकुलर बैटरी से जो पोटेंशियल वी दे रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है फ्रॉम इट्स एंड ए टू बी। तो ए ये रहा, बी ये रहा, क्योंकि डिक्रीज हो रही है। इट्स कनेक्शन अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इनके टर्मिनल को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और ये पूछ रहा है बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, इन सब के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है मुझे ये बताइए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। यदि मैं इस टाइप का कोई मटेरियल देखता हूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। क्या कह रहा है बच्चों, ये ऐसा कोई मटेरियल हमारे पास है, ठीक है। अब करें क्या, यहां पर एक चीज देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं करंट। पहली हेडिंग हमारी रहती है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे। ठीक है भाई, आई से डिनोट करते हैं। मुझे बताइए इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है वैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। बच्चों इन्होंने ये कहा है कि इसकी थिकनेस चेंज हो रही है। मुझे एक चीज बताइए, मैं लूंगा यूनिट एरिया ये, अब थिकनेस चेंज हो रही है या कुछ हो रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, पोटेंशियल तो सेम है ना हमारा। तो यहां से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, यदि उतना ही एरिया में यहां लूं तो उतना ही इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा। यदि उतना ही एरिया में यहां लूं या उतना ही एरिया यहां लूं तो हर जगह से इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सेम निकलेंगे हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स जिस पर्टिकुलर एरिया से निकलेंगे यूनिट टाइम में उतने हर जगह से निकलेंगे। देखो ये वाला केस हमारा बदल सकता था जब हमारे पास ऐसा होता कि पानी निकल रहा होता इससे। तो हमें पता है कि पानी के एरिया को, नोजल के साइज को हम कम या ज्यादा करते हैं तो प्रेशर बढ़ या कम जाता है। पर यहां तो इलेक्ट्रिक करंट है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट विल बी सेम। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन द वायर। इसमें से कौन कौन सी क्वांटिटी सेम रहेंगी। तो इलेक्ट्रिक करंट तो भाई चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट चेंज विद दिस टाइम। ठीक है, ओके। दूसरा हम बात करते हैं, इसमें चीज होते हैं करंट डेंसिटी, दैट इज जे। बट जो जे हमारा होता है करंट पर यूनिट एरिया। अब करंट तो कांस्टेंट है, इट विल रिमेन कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है। लेकिन ये कांस्टेंट है, एरिया तो चेंज हो रहा है। जैसे जैसे जाएंगे धीरे धीरे एरिया हमारा कम हो रहा है। एरिया कम हो रहा है तो J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बच्चों यदि एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है तो J धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। तो करंट डेंसिटी विल इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम A टू B। यदि A से B की तरफ जाएंगे तो J बढ़ेगा क्योंकि A कम हो रहा है। तो एक तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और एक करंट डेंसिटी हमारा हो गया। बोलो यस और नो। ठीक। तीसरी चीज हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू V बाय L। बच्चों V क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो ना तो I चेंज हो रहा है और ना ही L। R देखें तो R एरिया के ऊपर डिपेंड करता है यार, क्योंकि फॉर्मूला हमारा होता है I बाय L, एरिया होता है R इक्वल्स टू रो L बाय A। L से तो L कट गया तो रो
आई बाय ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों इट डिपेंड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जिस तरीके से हमारा जे चेंज हो रहा था उस तरीके से हमारा ई भी चेंज होगा। एज ए मूव फ्रॉम ए टू बी, एरिया हमारा कम होगा, एरिया कम होगा तो ई हमारा बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर VD इज इक्वल टू E कैपिटल E टाउ बाय M। वाओ, तो भाई VD इज प्रोपोर्शनल टू E और E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया। तो यदि E बदलेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदलेगी। जिस तरह से J बदल रहा है उसी तरीके से E बदल रहा है, उसी तरीके से VD बदल रहा है। नेक्स्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी की बात किया है बच्चों तो म्यू हमारे पास होता है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E कैपिटल E टाउ बाय M अपॉन E, E से E कट गया, E टाउ बाय M। बच्चों E और M तो कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाउ चेंज हो सकता है बट टाउ डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। रिलैक्सेशन टाइम डज नॉट चेंज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट या फिर एरिया विल चेंज, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा तो म्यू विल बी कांस्टेंट। तो हमारे यहां पर जो म्यू है वो बच्चों कांस्टेंट रहेगा। मोबिलिटी डज नॉट चेंज फ्रॉम ए टू बी एंड इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट चेंज एज ए मूव फ्रॉम ए टू बी। तो दो चीज हमारी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, मोबिलिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी एंड दैट विल चेंज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बात समझ में आई? लेकिन 2017 में जो क्वेश्चन आया था उसमें मोबिलिटी नहीं दे रखी थी, उसमें सिर्फ 4 चीजें थी। तो वहां पर हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चेंज हो रहा था, बाकी सब चीजें चेंज नहीं हो रही थी। 2023 में क्वेश्चन आया बच्चों ऐसा हमारे पास, उसमें भी कह रहा है कि हम ए से बी तक जा रहे हैं, स्टेडी करंट कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, ए से बी फ्लो कर रहा है, ये डायग्राम दे रखा है। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोंग द वायर क्या होगी? जैसे अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जैसे बच्चों हम ए से बी जाएंगे तो एरिया बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम ए टू बी, ये आप लिख सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की जा रही है, तभी हमने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बच्चों आपको थोड़ी सी लैंग्वेज में जरूर लिखना पड़ेगा ये आंसर, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप जब ऐसे क्वेश्चन करते हो तो लिखना जरूर है क्या कर रहे हो आप। इसी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा 2025 का क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपके पास 2025 का है। ऐसा क्वेश्चन आपके 25 में भी आया हुआ है, ये 23 का है, पर ग्राफ आपके ऐसे ही दे रखे हुए हैं। 25 में ना एक सेट में आया हुआ है जिसमें ग्राफ दे रखे थे और आपसे कहा गया है, क्या पूछा गया इन्होंने, कह रहे करंट है जिसमें मेटेलिक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, एरिया इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू वायर। एक एंड से दूसरे एंड की तरफ एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो करंट बच्चों एरिया इंक्रीज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो क्या होती है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो कह रहा है यदि एरिया बढ़ रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो रही होगी, हमारी डिक्रीज हो रही होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना इस तरीके से, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। सो कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एज ए फंक्शन ऑफ ए, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जो है एरिया के अकॉर्डिंग आप उसे देखिए क्या हो रहा है। तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा आपका, ए इज करेक्ट आंसर। इस टाइप में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ लिया आपने। इससे पहले एक काम करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन हमारे रह गए, ये ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन 2023 का आया हुआ है, 2023 में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब इसके ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across the conductor of the length and area A. Explain briefly how does the current density and this affected is the potential difference V doubled.
बच्चे कह रहा है कि हमारे पास एक कंडक्टर दे रखा है, इस बार उसका एरिया नहीं बदल रहा है, नॉर्मल कंडक्टर है, ठीक है। क्या करें फिर उसका? बच्चों कह रखा है इसके अक्रॉस V लग रखा है, L लेंथ है, एरिया A, इसकी लेंथ L मान लेते हैं, एरिया A मान लेते हैं, और इसे हमने कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव टर्मिनल से लो, और खुश रहो V है, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन भागना शुरू हो गए, ऐसा है नहीं, उल्टा हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागते हैं। मैं आपको वैसे थोड़ा सा बता दूं तो क्या रहेगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे, ऐसे मान लो, ठीक। तो कह रहा है कि करंट डेंसिटी बतानी है आपको कब, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल। भाई करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए, J इज इक्वल टू I बाय A होता है ना, J इज इक्वल टू I बाय A, और I होता है NEA VD अपॉन A, बच्चों A से A कट गया, J इज इक्वल टू NE VD आता है। और आपको पता है बच्चों VD का फॉर्मूला क्या होता है, NE कैपिटल E टाउ बाय M, तो J हमारा आ जाता है NE स्क्वायर टाउ बाय M इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, अभी हम यूज करते आ रहे इतनी बार, J इज इक्वल टू हमारा होता है NE स्क्वायर टाउ बाय M इनटू E मतलब V बाय L। तो अब देखो इसमें क्या कांस्टेंट है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बदलेंगे, E नहीं बदलेगा, टाउ नहीं बदलेगा, M नहीं बदलेगा, L नहीं बदल रहा, क्योंकि हम खींचतान तो कर नहीं रहे उसके साथ, तो L हमारा उतना है, तो J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यदि पोटेंशियल डबल करोगे, इफ, अब देखो पहली कंडीशन तो ये रही आपकी, इसे कांस्टेंट मान ले पूरे को, तो J इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ V आ गया, इक्वेशन नंबर 1। J डैश इज इक्वल टू K कांस्टेंट रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ V आ गया बच्चों, दोनों को डिवाइड कर लो, J डैश बाय J इज इक्वल्स टू 2 बच गया, क्योंकि J डैश कितना है, K टाइम्स ऑफ 2V अपॉन KV, दोनों से कट गए, J डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ J। मतलब यदि पोटेंशियल डबल करोगे तो करंट डेंसिटी हमारी डबल हो जाएगी, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। फिर क्या कराइए, कंडक्टर वर ग्रेजुअली स्ट्रेच टू रिड्यूस इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया A by 2 एंड देन सेम पोटेंशियल इज अप्लाइड। बच्चों को कह रहा है एरिया कम कर दिया गया, एरिया कम करने का मतलब बच्चों ये है कि लेंथ बड़ी होगी, ये तो पार्ट रहा A। B पार्ट में क्या है बच्चों, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो A इंटू L इज इक्वल टू A डैश इंटू L डैश, तो A इंटू L, A डैश हमारा हो गया A बाय 2 इंटू L डैश, ये इससे कट गया, L डैश हमारा आ गया 2L। लेंथ हमारी बढ़ गई, और हमने कहा है कि अगर पोटेंशियल सेम रखेंगे हम, बच्चों पोटेंशियल सेम रखोगे तो ये कांस्टेंट हो गया, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा J इज इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट क्या क्या हो गया है, NE स्क्वायर टाउ V बाय M, ये कांस्टेंट हो गया है, और 1 बाय L, ये कांस्टेंट J इज इक्वल्स टू K टाइम्स बाय L। बच्चों यदि लेंथ डबल कर रहे हो ना तो J डैश हमारा हाफ हो जाएगा, तो J तो हमारा ये रहा, J डैश कितना रहेगा, K टाइम बाय 2L, दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या लिखोगे बताओ, J डैश अपॉन J K बाय 2L अपॉन K बाय L, K बाय L से ये कट गया, J डैश इज इक्वल्स टू J बाय 2 आ गया। मतलब कि लेंथ डबल करने से करंट डेंसिटी हमारी हाफ हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जब देखोगे यार मजा आ जाएगा आपको देख के कि ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं और आप कर पा रहे हो। इससे ऊपर यदि आप जाते हो थोड़ा सा तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा दोबारा से, ये क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड ऑन कंडक्टर, ये रहा ये, और हाउ विल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट विल चेंज इफेक्टेड व्हेन V इज डबल्ड एंड लेंथ इज हाफ। ओहो तो सेम क्वेश्चन आ गया भाई, उसने सिर्फ करंट डेंसिटी पूछ रखी थी, V डबल कर रखा था, L हाफ था। 2023 के दूसरे सेट में है, इन्होंने 2 एक्स्ट्रा चीज दे रखी है। कौन कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई V बाय L होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है V बाय L। बच्चों यदि पोटेंशियल डबल करोगे, ये तो हमारी इक्वेशन हो गई, नया वाला E डैश V डैश बाय L डैश,
तो लेंथ तो इन्होंने कुछ छेड़ाछाड़ी करी नहीं है, इसको डबल कर दिया, तो ई डैश इज इक्वल टू 2v/l आ गया। दोनों को डिवाइड करोगे तो ई डैश विल बी 2 टाइम्स ऑफ ई। बच्चों यदि पोटेंशियल डबल किया गया है तो ई भी हमारा डबल होगा। रही बात एल की, एल को यदि हाफ करोगे तो डिनोमिनेटर में है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। यदि एल को हाफ करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा। करके देखें, ये हमारा रहा पहले वाला केस। क्या रहेगा बच्चों? केस 1 बी के लिए बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे हमारा था v/l, नई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सेम है, लेंथ हाफ कर दी है, हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2v/l आ गया। दोनों को डिवाइड कर दो, e डैश बाय e 2v/l अपॉन v/l, इससे काट दो तो e डैश इक्वल टू 2e हो गया। ये चीज हमारे पास समझ में आ रही है भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E कैपिटल E टाउ बाय m। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बदला हुआ उस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हुई है दोनों केस में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल होगी दोनों केस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों डबल होंगे। और L मतलब और तीसरा करंट डेंसिटी, उसको हमने बहुत ही डिटेल में इससे अगले वाले सेक्शन में पढ़ा है हमने, इस वाले में। मतलब इक्वेशन लगभग सेम थे, उसमें 3 थे, इसमें 1 था, तो मतलब वो वाला उससे ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, क्या ये भी सेम है? ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, हाउ विल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट current density will be affected if another identical conductor of same material were connected in series with the conductor। भाई साहब, सेम टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। क्या कर रहा है? पहले हमारे पास एक कंडक्टर लगा हुआ है जिसकी लेंथ L है और एरिया A है, रेजिस्टेंस R है, और पोटेंशियल भी अप्लाई किया जा रहा है इसके अक्रॉस, तो वेंटी भी लगा दी हमने। ये तो मतलब है इसका, वेंटी लगा दी। कह रहा है हाउ विल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक डेंसिटी विल अफेक्टेड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो बच्चा फॉर्मूला हमारे पास होता है vd इज इक्वल टू E कैपिटल E टाउ बाय m, और E हमारा होता है E टाउ बाय m v/l। ठीक है भाई। तो इसने कहा है कि बताइए कैसे चेंज होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट डेंसिटी विल अफेक्टेड इफ अनदर आइडेंटिकल रेजिस्टर। दोनों को ऐड कर दिया गया। बेटा ये कह रहा है इसके साथ एक और कंडक्टर ऐड कर दो, तो मतलब ये कंडक्टर तो था ही, इसके साथ एक और कंडक्टर ऐड कर दो। तो भाई इसकी लेंथ L, दोनों आइडेंटिकल है, तो L प्लस L कितनी लेंथ हो गई इसकी? 2L लेंथ आ गई। मतलब इन शॉर्ट आपने लेंथ को बढ़ा दिया है, ये तो चीज है। और जब लेंथ को बढ़ाओगे तो देखो V तो बदला नहीं है आपने, V तो बदला नहीं है, लेंथ बढ़ा दी है। लेंथ बढ़ा दी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो गई होगी। देख लो पहले वाला केस तो ये रहा, दूसरा वाला vd डैश, ना E बदलेगा, ना टाउ बदलेगा, ना m बदलेगा, ना v बदला है, L हमारी 2L हो गई है। दोनों को डिवाइड कर दो, vd इज इक्वल टू E टाउ बाय m v/l, ये पूरा पूरा कट गया, ये हमारा हो गया है vd डैश इज इक्वल टू vd/2। मतलब जो नई vd आ रही है वो पहले वाले के हाफ हो गई है भाई। करंट डेंसिटी कैसे निकालोगे? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला भी यही रहता है। करंट डेंसिटी हमारी रहती है I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू I बाय, और I इक्वल होता है NEAVD बाय A। बच्चों J हमारा बच रहा है NEVD, तो बच्चों जैसे हमारा VD बदल रहा होगा वैसे ही हमारा J भी बदलेगा। तो J डैश भी कितना हो जाएगा हमारा? J/2। ठीक है भाई। तो जैसे हमारा करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदली वैसे ही हमारी क्या बदल जाएगी बच्चों? करंट डेंसिटी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लेकिन तीनों क्वेश्चन हमारे 2023 में आए हुए हैं और लगभग सेम थे, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रखा था इन्होंने। एक क्वेश्चन हमारा रह गया बीच में, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन। ये कह रहा है कि लेंथ हमारे पास जो पहले L थी, आपने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं,
है ना। आपको याद होगा लेंथ बड़ी है, तो ये हमारे पास L है, ये R है, ये और एरिया है इसका A, तो इसका रेजिस्टेंस रहेगा रो L/A। इसने कह रहा है हमारी लेंथ बढ़ा दी बेटा 25%, तो फाइनल लेंथ हमारी हो गई इनिशियल लेंथ प्लस 25% ऑफ इनिशियल लेंथ, तो L डैश हमारे पास आ गया है L प्लस 25/100 L। काटोगे तो L इज इक्वल टू L/4 आ गया, तो 5L/4 इज अ फाइनल लेंथ। यस और नो? मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, चलो शॉर्ट में बाद में करते हैं। L डैश हमारी ये आ गई, यदि L डैश हमारी ये आ गई है, आपको याद होगा हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वैसे तो, R डैश इज इक्वल टू N²/R। यहाँ पे जो N होता था वो लेंथ जितने गुना की जा रही थी वो होता था। यदि मैं आपको वैसे डायरेक्ट बता दूं ना इसका आंसर, तो R डैश हमारा जो जैसे आ रहा है तो 5/4 हो गई ना बच्चों, तो 5/4 का होल स्क्वायर इंटू R, तो R डैश हमारा जो आ रहा है 25/16 आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है। तो कह रहा है यदि सेम बैटरी से कनेक्टेड है तो बताइए न्यू वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, ये बताओ रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ये तो आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालें बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास होती है Vd इज इक्वल टू E कैपिटल E τ/m, और Vd हमारे पास होता है E कैपिटल τ/m, और इसको हम ले सकते हैं V/L। एक्चुअली इसका रेजिस्टेंस से कोई नाता नहीं है, पर एक चीज ये है इसका L बदल गया है, तो हमारा ये तो पहली चीज रही। दूसरी केस में आप लिखोगे Vd डैश इज इक्वल टू E τ/m, इसमें से कुछ नहीं बदला, V नहीं बदला, L बदल गया है, वो हो गया है 5/4, तो 5 नीचे और 4 ऊपर। जब आप इन दोनों चीजों को डिवाइड करोगे इसको इससे, तो लिखोगे Vd इज इक्वल टू E τ/m V/L, तो ये इससे कट जाएगा, V/L से ये कट जाएगा, तो आपका जो नया Vd आएगा दैट विल बी 4/5 ऑफ Vd। ठीक है, 0.8, मतलब शॉर्ट में कहा जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि अब जो हमारा Vd डैश आया है वो हमारा आ गया 0.8 टाइम्स ऑफ Vd, मतलब रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी कम हो रही है। ठीक है, ये चीज आपको कहीं भी आंसर ढूंढोगे तो ये मिलेगी, अदरवाइज एग्जैक्ट कैलकुलेट हमने करी है, वो चीज आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है भाई, ये काम हम कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, हालांकि ये 2025 के हमने 1-2 क्वेश्चन ले लिए है, और एक क्वेश्चन हालांकि आप खुद भी कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन ये 2020 का है और मैं 2025 का दिखा दूंगा आपको। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है। 2 कंडक्टर लिए बेटा, सेम मटेरियल के लिए लिए हैं, सेम लेंथ है, रेडियस लेंथ इनकी दे रखी है, ये रेडियस दे रखी है, ये दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बेटा पैरेलल में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, फॉर्मूला लगाओगे I1R1 इज इक्वल्स टू I2R2, और इसकी जगह लगा लोगे I1 की जगह बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है ना आपको, तो I की जगह फॉर्मूला यूज कर लोगे। चलो मैं आपको बता ही देता हूं, वैसे आप खुद कर सकते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए ऐसे। I की जगह लिख लोगे NE एरिया 1 है ना, और Vd1 इंटू रेजिस्टेंस रो L1 A1 इज इक्वल्स टू, और यहां पे I2 की जगह भी यही पुट कर लोगे, NE A2 Vd2 रो L2/A2, तो ये तो कट रहे होंगे A2 S2 से, है ना। यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो सॉरी हाँ इससे ये कटा है, तुम्हारा आ गया Vd1 इंटू L1 Vd2 L2, तो Vd1/Vd2 निकालना है ना आपको, Vd1/Vd2 L2/L1 आ गया। तो रेडियस लेंथ लेंथ लेंथ
लेंथ थी 1/2, हो गई है 2/1, 2/1 आ गया, 2/1 मतलब ये आ गया आंसर। मतलब बहुत बेसिक चीज थी, आप ऐसे करोगे तो आप ऐसे कर सकते थे। एक और क्वेश्चन ऐसा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि रेडियस एक रेजिस्टेंस था जिसके हमारे पास लेंथ L है, रेडियस R है, कैपिटल रेजिस्टेंस कैपिटल R दे रखा है, 2025 का क्वेश्चन है ये। और कह रहा है कि बताइए क्या करूं कि रेजिस्टेंस हमारा R/2 हो जाए। तो भाई पहले वाले का तो R इक्वल्स टू रो L/A रहेगा। जब R डैश की बात की जा रही है रो L'/A', तो कह रहा है क्या कर दिया जाए कि मेरा रेजिस्टेंस हाफ हो जाए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, हाफ। तो मैं क्या लिखता हूं उसे, R/2 रो L'/A', ऊपर वाला R रो L/A, रो से रो कट गया, R से R कट गया। तो ये हमारा आ जाएगा, यदि इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा L/2A इज इक्वल्स टू रो डैश/L'। तो बच्चों लेंथ यदि सेम रख दी जाए और एरिया डबल कर दिया जाए तो भी आ जाएगा, एरिया डबल। या फिर अच्छा एक काम और है, आप यदि आप इन सबको बुद्धि नहीं लगाना चाहते तो आप एक काम करो, सबको चेक करके देख लो। कह रहा है एरिया डबल हो रहा है ना, तो इन्होंने रेडियस की फॉर्म में दे रखा है सब कुछ, तो एरिया सेम रहने दो, लेंथ को हाफ कर दो। ऐसा कुछ है लेंथ हाफ हो रही हो, हाँ ये रहा, रेडियस सेम कर दो और लेंथ हाफ कर दो, ये काम हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यदि आप बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तभी वाली चीज हो सकती है। अच्छा क्वेश्चन है वाला, यूज करोगे तो। एक क्वेश्चन याद रखा 2020 के अंदर ये वाला क्वेश्चन है, काम करो खुद करो, ठीक है। कमेंट में लिखना, मैं इस क्वेश्चन नंबर का आंसर दे देता हूं। इसे क्वेश्चन नंबर हम देते हैं, कौन सी स्लाइड थी, 29, क्वेश्चन नंबर 29 देते हैं उसको। आंसर बताना कमेंट में कितना आ रहा है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, दो वायर दे रखे हैं, लेंथ का रेशियो दे रखा है, रेडियस का रेशियो दे रखा है, पैरेलल में है, और ये भी हमने करा है रेडियस, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी रेशियो निकालना है। सेम क्वेश्चन है, बार बार सेम क्वेश्चन नहीं करते हैं।